नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। सबसे पहले इस वक्त खबर श्रीलंका की। श्रीलंका में इस समय सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। वहां पर जो कुछ भी चल रहा है उसे गृह युद्ध कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि पड़ोसी देश में हालात गृह युद्ध के जैसे ही हैं। इस्तीफे की समय सीमा तय कर चुके राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्से देश छोड़कर भाग गए हैं। वो रातों रात मालदीव के लिए फरार हो गए और खबर है कि फरार राष्ट्रपति को सिंगापुर सरकार राजनीतिक शरण देने के लिए तैयार हो गई है और वो जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। इन सब के बीच प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। साथ ही एक बार फिर श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई है। इमरजेंसी के ऐलान से लोगों का गुस्सा और भी भड़क गया है। जनता बेहद आक्रोश में है। कोलंबो समेत अलग अलग जगहों पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलंबो के अलावा श्रीलंका के पश्चिमी हिस्से में कर्फ्यू लगा है। बावजूद इसके बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की सेना और पुलिस से झड़प हो रही है। भीड़ पर काबू पाने में सुरक्षा बल को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। हालात ये हैं कि प्रधानमंत्री और कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे के दफ्तर पर भी प्रदर्शनकारियों ने अपना कब्जा जमा लिया। वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी भीड़ को रोक नहीं पाए। लोगों को डराने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग भी की। रनिल विक्रमसिंघे ने लोगों से शांति की अपील की है। इसके साथ ही सेना और पुलिस से भी हालात काबू में करने को कहा है। श्रीलंका के सेना प्रमुख ने भी जनता से अपील की है कि वो सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं और सुरक्षा बलों की मदद करें। श्रीलंका क्राइसिस में आज नए मोड़ आ गए। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा मालदीव्स भाग गए। वैसे प्रोटेस्ट तो पहले से प्लान था, पर प्रेसिडेंट के भाग जाए की खबर के बाद प्रोटेस्टर्स काफ़ी गुस्से में आ गए। इसके बाद स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस कर दिया गया। प्रोटेस्टर्स ने प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे के ऑफिस को भी घेर लिया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को टियर गैस शेल्स चलाने पड़े। प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे ने टीवी में मिलिट्री एंड पुलिस को लॉ और ऑर्डर बनाने को कहा है। पार्लियामेंट के स्पीकर महिंदा यापा अभेवर्धने ने कहा है कि प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा आज ही अपना रेसिग्नेशन दे देंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। कोलंबो से श्रीजा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। रनिल विक्रमसिंघे के दफ्तर पर सुबह से ही प्रदर्शनकारी जमा हुए थे। जब प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे और वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा था, तभी हमारी सहयोगी श्रीजा भी वहां पे मौजूद थी। ಕ್ರೌಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಿಂಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಿರೋಣ ಅಂತ ಕಮ್ ಸರ್ can you breathe out मुड़ भी जाने बा Eba lense binne ba nama don't break through this mula diyenne danna gatura diyenne You go there, sir. Come, you go there, sir. Don't listen. Come out. What is it? Keep it. Keep it. Calm down. Please, calm down. Don't panic.
और अब सुनिए पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या अपनी देश के हालात पर क्या कह रहे हैं। After the 9th, they said that the board said that they resigned, and also the Prime Minister said that on his Twitter also, I think, if I'm not mistaken, he will resign. But the things have changed with the promise they did. The people in this country seems to be not have any confidence with the people who are governing at the moment. So this is why the protest is very clear. It's a peaceful protest started, nothing violent. So still they will continue like the peaceful, because we all ask a protester to be peaceful, not to be violent, and do the peaceful protest much as possible. This is what we have been doing. This is why the Sri Lankan the protest movement is unique, and I hope all the protesters will keep that protest peacefully. और अब दूसरी खबर, ऑल्ट न्यूज के जुबैर की मुश्किल बढ़ती जा रही है। यूपी में जुबैर के खिलाफ कुल 6 मुकदमों की बात सामने आई है और हैरानी की बात यह है कि इन सभी मुकदमों में एक जैसी धाराएं लगाई गई हैं। गुरुवार को जुबैर को हाथरस की अदालत में पेश किया जाएगा। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं सौरभ शुक्ला अपनी इस रिपोर्ट में। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सिर्फ उत्तर प्रदेश में कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी जांच के लिए एक SIT बना दी गई है। जांच IG लेवल के अधिकारी करेंगे। हमने यूपी में जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों की जांच की तो हमने पाया कि सभी मुकदमे धारा 153A और 295A के तहत दर्ज हैं। धारा 153A उन लोगों पर लगाई जाती है जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। धारा 295A उन लोगों पर लगाई जाती है जो धार्मिक भावनाएं आहत करने का कृत्य करते हैं। अब जरा जुबैर के खिलाफ दर्ज मामलों और उनकी जांच पर नजर डालते हैं। जुबैर के खिलाफ सीतापुर, लखीमपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हाथरस में 2 मुकदमे दर्ज हैं। जुबैर की गिरफ्तारी के बाद 4 जुलाई को हाथरस में जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शिवलिंग की तस्वीर ट्वीट करने को लेकर FIR दर्ज हुई। हाथरस कोर्ट से पुलिस के आग्रह पर हुआ जुबैर को कोर्ट में पेश करने का वारंट। कल जुबैर को हाथरस कोर्ट में पेश किया जाएगा। जुबैर को सीतापुर मामले में अंतरिम जमानत मिल चुकी है। लखीमपुर मामले में गुरुवार को जुबैर की बेल पर सुनवाई होनी है। गाजियाबाद में भी पिछले साल जून में एक बुजुर्ग से मारपीट की वीडियो को ट्वीट करने को लेकर जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज है। गाजियाबाद के FIR में जुबैर के साथ पत्रकार राना अयूब और सबा नकवी भी आरोपी हैं। जुबैर के वकील हाथरस में दर्ज 2 मुकदमों पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इनमें से एक मुकदमा तो अभी 4 जुलाई को लिखा गया है, तब तक जुबैर जेल में था। जुबैर के वकीलों का कहना है कि यूपी पुलिस जानबूझ के नई FIR सामने लेके आ रही है ताकि जुबैर को ज्यादा दिन तक जेल में रखा जाए। सहयोगी करण पात्रा के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पत्रकार के विरुद्ध दर्ज FIR रद्द करने का आदेश दिया है। अमन भारद्वाज नाम के पत्रकार ने कोविड के दौरान ई-पास जारी किए जाने में गड़बड़ी साबित की थी। इसके लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन और डोनाल्ड ट्रंप के नाम से ई-पास बनवा लिए थे। जब ये खबर उनके चैनल पर चली तो राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने निदेशक ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। उन पर जालसाजी, धोखाधड़ी और झूठी चेतावनी देने की धाराएं लगाई। आज अदालत ने FIR रद्द करने का आदेश देते हुए कहा कि पत्रकार का मकसद सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की खामियों को सामने लाना था। नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम तय करने के लिए कर्नाटक में बनी टास्क फोर्स ने मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में शामिल करने की अनुशंसा की है। साथ ही गणित से जुड़ी देसी पद्धति को बढ़ावा देने की भी वकालत की है। तर्क यह है कि गुरुत्वाकर्षण जैसे ग्रेविटी और पाइथागोरस की जड़ें वैदिक गणित में हैं। कांग्रेस इसे शिक्षा के भगवाकरण की कोशिश बता रही है। कर्नाटक में शिक्षा के भगवाकरण का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक पाठ्यक्रम तय करने के लिए
कर्नाटक में बनी टास्क फोर्स ने अनुशंसा की है कि मनुस्मृति को भी सिलेबस में शामिल किया जाए। आमतौर पर मनुस्मृति का एक श्लोक किसी एक चैप्टर से पढ़ते हैं, दूसरा किसी और चैप्टर से। ये ठीक नहीं है। हालांकि सबों को ये हक है कि वो चाहें तो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन बगैर पढ़े हुए सवाल उठाना ठीक नहीं है। जो ठीक है उसको ले लीजिए, जो ठीक नहीं है उसको हटा दीजिए। बेवजह का विवाद खड़ा करने से क्या फायदा है। टास्क फोर्स ने मनुस्मृति की वकालत तो की ही है, साथ साथ न्यूटन और पाइथागोरस के सिद्धांतों पर सवाल उठाए हैं और देश की प्राचीन अंक प्रणाली जैसे कि भूत सांख्य और कटापयादि सांख्य पद्धति को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोर दिया है। न्यूटन की थ्योरी को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें बताया जाता है कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत का योगदान बिल्कुल नहीं है, बल्कि अब इस क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, जो कि हकीकत नहीं है। हमने भी विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सा योगदान दिया है, जो हम दुनिया को बताना चाहते हैं। आर्यभट्ट, भास्कर जैसे गणितज्ञ हमारे हैं। हमारे ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने और चिंतकों ने दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। संघ संस्थापक हेडगेवार को पाठ्यक्रम में शामिल करने और टीपू सुल्तान का चैप्टर छोटा करने को लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं कि अब मनुस्मृति और पाइथागोरस के सिद्धांतों पर सवाल। क्या ऐसी सीख देने से अब बच्चों को नौकरी मिलेगी? हमारा देश आगे विश्व में आगे क्यों बढ़ रहा है? हमारे ह्यूमन रिसोर्स के वजह से। और हमारा ह्यूमन रिसोर्स इतना डिमांड में क्यों है? क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक टेम्परमेंट है। हमारे युवा जो है वो काबिल है। और एनईपी से, नागपुर एजुकेशन पॉलिसी से क्या हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी? आप सीखिए, हमारे जो हिंदू पुराण है, जो हमारा इतिहास है, वो सब सीखिए, पर आपको नौकरी मिलेगी आपके वैज्ञानिक मनोभाव से। टास्क फोर्स ने मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में शामिल करने की वकालत की है और गणित के कुछ आधुनिक सिद्धांतों पर सवाल उठाए हैं। ये चुनावी साल है, ऐसे में विवाद नए सिरे से शुरू हो गया है। महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दे पीछे रह गए हैं। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। एनसीबी ने ड्राफ्ट चार्जशीट के मुताबिक अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को की जो बात सामने अब दोबारा आई है, उसमें कहा गया है कि उन्हें ड्रग की लत लगाई गई थी। ड्राफ्ट चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती पर ड्रग खरीदने और सप्लाई करने के आरोप लगाए गए हैं। ड्राफ्ट चार्जशीट में रिया और उसके भाई शौविक समेत 32 लोगों के नाम हैं। क्या भारत और चीन के बीच गतिरोध और तीखा हो रहा है? सीमा पर उड़ान भरते विमान इसकी तस्दीक कर रहे हैं। लद्दाख के टकराव को लेकर बातचीत पिछले 3 महीनों से रुकी हुई है। हालांकि भारतीय सेना के सूत्रों का कहना है कि ये सिर्फ अभ्यास है, जिसका एक छुपा मकसद ये एहसास कराना है कि भारत अपनी तैयारियों में कहीं पीछे नहीं है। लद्दाख के आसमान में रफाल और सुखोई 30 गरजते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। चीन से लगी सीमा पर दिन रात वायुसेना के विमान उड़ान भर रहे हैं। चीन भी अपनी तरफ J-20 विमानों से उड़ानें भर रहा है। जानकारों का कहना है कि जून के अंतिम हफ्ते में सेना के अभ्यास के बाद सीमा पर लड़ाकू विमानों की गतिविधियां बढ़ी है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि लद्दाख जैसी जगहों पर अभी यह उड़ान लायक मौसम है। बाद में सर्दियों में वहां उड़ान भरना मुश्किल हो जाता है। पहले तो दोनों आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फिडेंस बैठे हैं और दूसरा ये समर पीरियड है जब बर्फें पिघल जाती हैं। यही टाइम होता है जब फौजें थोड़ी एक्सरसाइज कर सकती हैं, अपने इक्विपमेंट को मूव करके उसकी इफेक्टिवनेस चेक कर सकती हैं, और वही हो रहा है मेरे ख्याल से। लेकिन क्या मामला इतना सरल है? भारत चीन के बीच टकराव के मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में अप्रैल 2020 से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने है। इसके अलावा गुरुवार को दलाई लामा लद्दाख जा रहे हैं। उनका 14 और 15 जुलाई का दौरा है। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई भी दी, जो सिलसिला बीच में टूटा हुआ था। इधर चीनी कंपनियों पर भारतीय एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर रखी है। लद्दाख सीमा विवाद सुलझाने के लिए 11 बैठकें हो चुकी है, लेकिन अभी भी गलवान घाटी, पेंगोंग लेक,
हॉट स्प्रिंग जैसी जगहों पर तनाव बना हुआ है। भारत और चीन के बीच ये तनाव ऐसे वक्त बड़ा हो रहा है जब दुनिया कई संकटों की ओर बढ़ रहा है। यूक्रेन युद्ध की वजह से कूटनीतिक और आर्थिक संकट बढ़े हैं। ऐसे में तनाव दोनों देशों के लिए नुकसानदेह है। ये बात भारत से ज्यादा चीन को समझने की जरूरत है। आखिर कई उकसावे सीमा पार से हैं। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से कई नदियों और नालों में उफान है। पैनगंगा नदी से बने सहस्त्रकुंड की तस्वीरें सामने आई हैं। नांदेड़ और यवतमाल जिले की सीमा पर स्थित ये झरना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग इसे देखने आ रहे हैं और यहाँ के अपनी अपनी तस्वीरें भी ले रहे हैं। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर से आई एक तस्वीर हैरान करने वाली है। एक महावत की हिम्मत और उसके हाथी के हौसले से दोनों की जान बच गई। महावत अपने हाथी समेत गंगा नदी की तेज धाराओं में फंस गया। आगे बढ़ना और पीछे हटना दोनों मुश्किल था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और हाथी की पीठ पर बैठकर नदी को पार करने की ठानी। कई बार ऐसा लगा कि तेज बहाव दोनों को बहा ले जाएगा, लेकिन आखिर में महावत और उसका हाथी नदी के दूसरी तरफ अपनी मंजिल तक पहुंच पाए।